हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टेट अग्नि में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला को इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वर्णमाला से, उसको आराम से टैकल कर पाएंगे, आराम से उसको हल कर पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में क्या किया गया है कि पहले आपको थियरी पढ़ाई जाएगी, पहले वर्णमाला पूरा बताएंगे, इसके बाद इसी पेज पर हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। और जब आप उसको पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका जो है 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने से जा करके बुक से क्वेश्चन के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपका वर्णमाला से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए यहाँ बहुत छोटा सा दिख रहा होगा दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि वर्णमाला में जो वर्ण जो है व्यवस्थित किए गए हैं, किस आधार पर किए गए हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर। अब कुछ लोगों को उच्चारण स्थान समझ में नहीं आएगा, तो ये समझ लीजिए आप, आज सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि ध्वनियों के आधार पर। मतलब जैसे नहीं पढ़ते हैं, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। तो ये सब क्या होता है, पहले हम आसान शब्द में, आसान जो हमको ऐसे वर्ण होते हैं जो बोलने में आसानी से बोले जाते हैं, पहले उनको किया जाता है, अरेंज किया जाता है। उसके बाद जो सबसे कठिन वर्ड होते हैं बोलने में, उसको अरेंज किया जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे तो इनको किस प्रकार से अरेंज किया गया है, तो ध्वनियों के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, कैसे? बोलने के आधार पर। जो बोलने में सबसे आसान थे उनको सबसे पहले, जो बोलने में थोड़ा कठिन थे उनको सबसे बाद में रखा गया। ठीक है, अच्छा, वर्णों के इतना तो समझ गया है। लेकिन ये बताइए, कुछ लोग तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ण किसे कहते हैं। तो अब वर्ण के बारे में थोड़ा जान लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हमारा क्या होता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके या जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर भी कहते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, आ को हम तोड़ नहीं सकते, इससे छोटा तो कर नहीं सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, उनके ध्वनियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की ऐसे सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो वर्णमाला में कितने टोटल अक्षर होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में से 11 हमारे होते हैं स्वर, और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, अब देखिए 11 और 33 को जोड़ेंगे तो भैया आपका आता है 44। ठीक है, लेकिन टोटल होते हैं 52, तो 44 में 8 और जोड़ेंगे तब 52 आ जाएगा। तो 8 वर्ण कौन से होते हैं? तो अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी हम आपको इसमें जो है 8 वर्ण बताएंगे, वो कहाँ से कहाँ 8 वर्ण आते हैं जो हमारे टोटल 52 होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले एक एक करके इधर समझते हैं, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्वर क्या हो, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, या ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या देख लीजिए आगे हमारा दूसरी परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, यह पर क्लियर हो गया ना। एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए। अब देखिए आगे देखा जाए तो अब हम देख लेते हैं स्वर कितने होते थे? 11 हो रहे हैं, और व्यंजन हमारे 33 हो रहे हैं। तो अब हम पहले स्वर को पढ़ लेते हैं, स्वरों के बारे में देख लेते हैं। तो स्वर हमारे कितने हैं? 11। ठीक, 11 स्वर हैं। तो अब 11 स्वर में से देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं 11। ठीक है, तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे 11 हैं। आप गिनेंगे टोटल हो जाएंगे कितने? 11। ठीक, अब देखिए जो स्वर हैं इनको 3 प्रकार में, जो 11 स्वर थे इनको 3 भागों में बांट दिया गया।
ठीक, 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग क्या कहलाया, ह्रस्व स्वर, ठीक, जिसको कहते हैं ह्रस्व या ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा हमारा होता है प्लुत स्वर। तो अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं उसको समझिए। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा मेरे साथ बोलिए कि ऐसे स्वर जिनके या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या होता है, आ ई उ री होते हैं। कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं 4। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखा जाए हमेशा ये छोटा वाला जैसे आ होता है, ये आगे वाला ये हमारा ह्रस्व होता है, ये दीर्घ होता है। उसी प्रकार से कहीं भी देखेंगे एक हमारा देखिए आ में एक ह्रस्व एक दीर्घ। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आप 3 समझ जाएंगे, ध्यान दीजिए, लोग भूल जाते हैं कभी कभी। 3 नहीं, री भी हमारा क्या होता है, ह्रस्व होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ह्रस्व में 4 होते हैं, ठीक। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। और दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे आपके, 11 में से अगर 4 घटा देंगे कितने हो जाएंगे, 7। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने दीर्घ स्वर होते हैं हमारे वर्णमाला में, तो कितने होते हैं, 7। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे देख लेते हैं, हमारा एक तीसरा और स्वर है, क्या नाम उसका, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है या दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम, प्लुत स्वर। जैसे लिखा है ओम, क्या है, ओम राम, ये सभी हमारे क्या हैं, प्लुत स्वर। हरे, हरे नहीं बोलते, हरे कृष्णा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हरे, ओम, राम, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। याद हो गया आपको, समझ में आ गया पूरा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा दोस्तों, सब हो जाए कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, अभी बताए हैं कि आपको उच्चारण स्थान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है वर्णमाला को। तो देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। देखिए कौन कौन, आ ई उ री। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या है, आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। री का हमारा होता है मूर्धा। अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा, अब हम समझाते हैं इसको। अब देखिए कंठ, बोलिए आ। तो आपका ये नीचे जो एक गला में एकदम नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है उसी को कहते हैं कंठ। अपने से आप बोल करके चेक कर लीजिए, ठीक है। आप अपने से समझ लीजिए कि ये हमारा कंठ है, जहाँ से आप बोलेंगे आ, ठीक। तो ये हमारा कंठ नीचे वाला पोर्शन। उसके थोड़ा सा ऊपर आपका तालु आएगा, देखिए बोलिए ई, उसके थोड़ा सा ऊपर वाइब्रेशन हो रहा होगा तो वही हमारा होता है क्या, तालु, ठीक। अब देखिए ओष्ठ, बोलिए ऊ। तो आपके दोनों होठ जो है वो थोड़ा गोला टाइप बन रहे होंगे तो उसी को हम कहते हैं ओष्ठ, ठीक। और री देखिए आपका जीभ मुड़ करके पीछे साइड जा रहा होगा, जहाँ पर टच हो रहा होगा उसी को हम कहते हैं दोस्तों मूर्धा, ठीक। तो आप जो है सबका एक एक पहचान बना लीजिए। तो आ का क्या हो गया, कंठ हो गया। कहाँ से बोलते हैं, कंठ से नीचे से बोलते हैं। ई का तालु हो गया, तालु को तालव्य भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊ को का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया, ओष्ठ हो गया या होठ हो गया। री का हमारा मूर्धा हो गया, जिसको मूर्धन्य भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब देख लेते हैं हम कि हमारा ए ऐ थे और ओ औ थे, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए जब हम हमारा आ मतलब छोटा अनार वाला आ और इमली वाला ई मिल करके ए बनाते हैं, और बड़ा आ बड़े ई मिल करके आई बनाते हैं, ठीक। और आप लोग जानते हैं, अभी देख के पढ़े हैं, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का होता है तालु। दो मिलकर बन रहे हैं तो इनका भी उच्चारण स्थान दोनों मिलकर आएगा। तो यहाँ पर किनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। समझ में आया। तो आ
ई से मिलकर के हमारे ए आई बनते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। और इन दोनों को दोस्तों अभी देखिए ए आई को और ओ औ को हमारा संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखिए आ और ऊ, ठीक, मिल करके ओ औ बनाते हैं, तो भैया संयुक्त स्वर हैं, तो इनका दोनों का उच्चारण मिलेगा। भैया आ मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहले का हमारा क्या हो गया, ए आई का हो गया कंठ तालव, याद कर लीजिए। ए आई का बोलिए कंठ तालव, ओ औ का बोलिए कंठोष्ठ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। यह आपका स्वर का पूरा काम हो गया समाप्त, ठीक। आगे अब देख लेते हैं हमारा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33 में देख लेते हैं हमारा क्या है कि होते हैं भैया स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद उस व्यंजन, ठीक है। अगर जोड़ेंगे 25, 8, 33 हो गए भैया यहीं से, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन भैया ये बाहरी हो जाता है आपका, ठीक। ये संयुक्त व्यंजन आता है व्यंजन में, लेकिन ये व्यंजन के 33 वाले में नहीं आता। देखिए 25, 8, 33 हो गया ना, तो ये आपका 4 बाहरी हो गया। अभी 4 आपको और बताना, क्योंकि यहाँ आप जोड़े थे तो 44 ही आया था, तो 4 तो यहाँ आपको मिल गया है। अभी 4 वर्ण और बताएंगे, 4 वर्ण कहाँ से आते हैं, ठीक है दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिए, अभी हम एक एक आपको क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4, उस व्यंजन होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो कहीं कहीं पूछा जाता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग कितना बताएंगे, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके समझते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है, हमारे मुख से हवा निकलती, वायु निकलती है, वो किसी ना किसी स्थान को टच करती है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक। जैसे बोले क, तो वायु हमारे आई यहाँ पर गले पर टच करी, ठीक, क। और च, तो जीभ से आई हमारी टच करी वायु, तो जहाँ जहाँ टच करती है जब वायु छूते हुए आएगी तो उसको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं समझ गए आप लोग। स्पर्श व्यंजन में हमारे होते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, देख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देखो क वर्ग में भैया होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण, ठीक है। कौन होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण, ठीक है। ये कंठ तालु भी मत ध्यान दीजिए, बता रहे हैं, रुक जाइए आगे। वैसे देखिए च वर्ग में आपके होते हैं च, छ, ज, झ, ञ। उसी प्रकार से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक। उसी प्रकार से त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक वर्ग में हमारे 5 वर्ण आ रहे हैं, 5 वर्ण या 5 अक्षर आ रहे हैं, तो 5 वर्ग मिलाकर कितने आ जाएंगे आपके, 25 आ जाएंगे। ये तो आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। चलिए अब देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान जो होता है हमारा क वर्ग का होता है कंठ, ठीक है। और च वर्ग का होता है तालु, ठीक। और ट वर्ग का होता है मूर्धा, त वर्ग का होता है दंत, और हमारा प वर्ग का होता है ओष्ठ। बोलिए क, आप बोलिए क, तो देखिए जहां से आ बोले थे वहां से क आ रहा होगा। च बोलिए च, ई, जहां से आप ई बोले थे वहीं पर आपका च वहीं से आपका च का उच्चारण भी हो रहा है। आगे बोलिए री, और बोलिए आप ट, री और टा दोनों का लगभग बराबर हो रहा होगा, तो आपका हो जाएगा मूर्धा टा का। और देखिए ता बोलिए, तो आपके दांत के ऊपर वाले पोर्शन में जब मसूड़ा होता है, मसूड़े से जाकर के मतलब दांत के लास्ट में टच हो रहा होगा जीभ, ता बोलिए, ता दांत में ही आकर टच हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा होता है दंती, ठीक। और पा, आप बोलिए पा, दोनों होठे एक दूसरे मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर देखो इनको याद करने की ट्रिक, आपको कुछ लोग भूल जाते हैं, तो देखो याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, हमारा क वर्ग का हो जाएगा के, कंठ हो जाता है, कंठ का के कर देंगे, ठीक है। तालु का टी कर देंगे, मूर्धन्य का एम कर देंगे, दंत का डी कर देंगे, और ओष्ठ का एच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए के से कर दीजिए खाओ,
टीच कर दीजिए तुम और MDH हो जाएगा MDH मसाले। तो खाओ तुम MDH मसाले से आप इसको याद कर सकते हैं किस का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। अभी देखिए यहाँ हा श लिखा है, उसका ध्यान मत दीजिएगा, अभी हम उसको बताएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाइए। आगे देख लीजिए सॉरी दोस्तों, आगे देख लीजिए हमारा क्या है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, मतलब जो बेचारे ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं, वो बेचारे बीच में आते हैं, दोनों को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? या, र, ल, व। ठीक, कौन होते हैं? या, र, ल, व होते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तालु होता है, और रा का होता है हमारा लुंठित, और ल का होता है पार्श्विक, और वा का होता है दंतोष्ठ। याद रखिएगा, मेरे साथ बोलिए दोबारा एक बार, इसको नहीं भूल जाते हैं लोग। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ठीक, मेरे साथ बोलिए। रा का क्या होता है? लुंठित। हो गया। ला का क्या होता है? पार्श्विक। रा और ला इतना इंपॉर्टेंट है भैया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। देखिए ये या को छोड़कर या नहीं पूछा जाता है, लेकिन र, ल, व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसको याद कर लीजिए, अब भी याद कर लीजिए। चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए। या का हमारा क्या होता है उच्चारण स्थान? तालु होता है। बोलिए या का तालु। बोलिए रा का लुंठित। फिर बोलिए ला का हमारा क्या होता है? पार्श्विक। फिर वा का बोलिए क्या होता है? दंतोष्ठ। ऐसे आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए हमारा क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। भैया अंतस्थ के बाद ऊष्म आएगा ना, तो ऊष्म व्यंजन देखते हैं कितने होते हैं? 4। तो ऊष्म व्यंजन को पहले समझते हैं कहते किसे हैं। तो ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनके बोलने पर या उच्चारण करने पर मुख से गर्म हवा निकलती है। हवा कैसी आती है? गर्म। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे बोलिए, आप अपना हाथ जो है मुंह के सामने लगाइए, बोलिए श ह। देखिए गर्म हवा आया, मुंह के सामने जो है अपने हाथ को लगा करके बोलिए श ह। तो क्या मुख से लग रहा है आपको गर्म हवा निकल रही है ना, तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स का उच्चारण स्थान हमारा होता है तालु, स का होता है मूर्धा, स का होता है दंत, और हा का होता है कंठ। अब कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते और याद नहीं कर पाते हैं। कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ हम बताएं, यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखिए लिखा है हा ऊपर रख दिया गया है, इसके बाद स। ठीक, तो हा का होता है कंठ, और स का होता है तालु, स का होता है मूर्धा, फिर स का होता है दंत। तो तीनों को आप लोग याद कर लेंगे, याद हो जाएगा ना? क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं भैया कि आगे हमारा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त का मतलब आपको दिख ही रहा होगा, संयुक्त मतलब 2 को मिलाकर बनाया जाएगा। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। कितने होते हैं? 4 होते हैं। का और स मिलेंगे बनेंगे छ, ता और र मिलेंगे बनेंगे त्र, ज और य मिलेंगे बनेंगे ज्ञ, स और र मिलेंगे बनेंगे स्र। अब देखिए यहाँ से भैया बड़ी क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? यहाँ क्वेश्चन आपको ये देगा, देखो ध्यान दीजिएगा, देगा ये का, ठीक है, प्लस स बराबर 6। पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा दिया का प्लस स बराबर 6। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपसे ऐसे दे दिया, मतलब क्वेश्चन पूछा का प्लस स बराबर 6। ठीक है। तो अगर आपको ये 3 ऑप्शन दिया, ठीक है, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही टिक करेंगे? तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। भैया इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जिसमें का के नीचे हलंत रहेगा उसी को आपको सही करना। ठीक है। तो ये देखिए जिसमें दोनों नीचे हलंत रहेगा ये गलत हो जाएगा, किसी के नीचे हलंत नहीं रहेगा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये जो नीचे हलंत लगा है का के नीचे, ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ता के नीचे हलंत लगा है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, जा के नीचे हलंत लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक व्यंजन हमारा क्या होता है, आधा होता है, दूसरा व्यंजन हमारा होता है पूरा। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से गलती मत करिएगा भैया, बस और तो सब आप लोग कर ले जाएंगे, समझदार हैं। चलिए
आगे देखते हैं, यहाँ देखिए एक कोष्टक बना होगा या एक बॉक्स बना होगा, इसमें लिखा होगा द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए डा के नीचे हमारा एक बिंदी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। और ढा के नीचे एक बिंदी लगा देंगे और ढ हो जाएगा, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं। और इनका प्रयोग जो होता है दोस्तों, वाक्य के पहले ना होता है ना वाक्य के बाद में होता है। मैक्सिमम जो होता है हमारा प्रयोग इनका कहाँ होता है, वाक्य के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया वर्ष। वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ष होते हैं स ज र ल। अब वर्ष समझिए किसको कहते हैं, जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीव जो है मसूड़े को छूता है। बोलिए स स, देखिए आपका मसूड़ा मतलब दांत से हल्का से बगल में जाकर के ऊपर साइड में जाकर के टच हो रहा होगा, स ज र ल। तो हम जब उच्चारण करते हैं हमारी जीभ जाकर के मसूड़े को छूती है जहाँ पर, उसी को हम कहते हैं वर्ष, ठीक। तो वर्ष आपके वर्ण कितने होते हैं, 4। तो आपको याद रखना है दोस्तों कितने होते हैं, 4, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब देख लीजिए आगे, अब देख लेते हैं आगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उनको कहते हैं अल्प प्राण। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अल्प प्राण किसे कहते हैं, कम वायु निकलेगी अल्प प्राण और ज़्यादा वायु निकलेगी महाप्राण। प्राण को ही वायु कहते हैं भैया, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करिए, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए भैया, पहले हम आते हैं वर्ग में। इसमें बोलिए क ख ग घ अंग। तो ऐसा देख रहे हैं कि का में हमारा बोलने में बड़ा कम समय लग रहा है, लेकिन खा में ज़्यादा समय लग रहा है, फिर ग में ज़्यादा कम समय लग रहा है, फिर हमारा अंगा में कम समय लग। देखिए क ख ग घ अंग। तो देखिए का में कम समय लगा, गा में कम समय लगेगा, अंग में कम समय लगा। मतलब पहला तीसरा पांचवा वर्ण हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। लेकिन दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या हो गया, महाप्राण। भैया ख बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो महाप्राण हो जाएगा। उसी प्रकार से बोल लीजिए, देखिए ट ठ, तो टा में कम समय लगा, टा अल्प प्राण हो गया, ठ हमारा महाप्राण हो गया। तो पहला वाला अल्प प्राण, दूसरा वाला महाप्राण। वैसे बोलिए ड ढ, तीसरा वाला अल्प प्राण, चौथा वाला महाप्राण। अड़ा अड़ा हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। तो ये समझिए कि हमारा स्पर्श व्यंजन में देखेंगे तो पहला तीसरा पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, और दूसरा चौथा वर्ण आपका हो जाएगा महाप्राण। आप इसको रटिएगा नहीं भैया, देखो कैसे, आप बोलिए अपने से, क ख ग घ अंग। आप बोलेंगे ना खुद आपको मालूम हो जाएगा कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए क ख। तो का में कम समय लगा है, खा में ज़्यादा समय लग रहा है। तो आप अपने से बोल के इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको रटिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोल कर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे देखिए अल्प प्राण में हमारे और आते हैं भैया कौन, य र ल व। कौन आते हैं, य र ल व, ठीक। महाप्राण में कौन आते हैं, श श श ह। बोल कर देख लेंगे, ज़्यादा समय लग रहा होगा। कोई भी आपको समझ लीजिएगा, अपने से बोल कर समझ लीजिएगा भैया कि अगर आप ज़्यादा समय लग रहा हो तो महाप्राण, कम समय लग रहा हो तो अल्प प्राण, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। आगे देख लीजिए, आपका एक आता है अघोष वर्ण, एक सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण पहले समझिए किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे वागिंद्रियों में कंपन होता है। वागिंद्रिय मतलब कंठ, तालु, मूर्धा में कहीं ना कहीं कंपन होने लगता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सघोष। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वागिंद्रियों में कहीं कंपन नहीं होता है उसको हम कहते हैं क्या, अघोष। अघोष सघोष समझ में आया। जहाँ कंपन होगा वहाँ सघोष होगा, जहाँ कंपन नहीं होगा वहाँ हमारा क्या होगा, अघोष होगा। ध्यान, समझ में आया। अब देखो पहले हम इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। अब बोलिए क ख ग घ अंग। कुछ नहीं समझ में आया, बोलिए क ख ग क ख ग घ अंग। कुछ समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया। अब देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ दोस्तों जो लिखा गया थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा गया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कौन सा होता है आपका अघोष होता है, कौन सा होता है सघोष। अब देखिए जो हमारा पहला वर्ण हो गया, बोलिए क, कोई दिक्कत नहीं है, ख,
ग ग बोलेंगे तो आपके गले में कंपन होने लग रहा है। क ख बोलेंगे कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप गा बोलिए, अपने से बोलिए क ख ग ग ग, तो आपको गा बोलने पर आपको सघोष आ रहा है, भैया कंपन हो रहा ना। तो देखिए क और खा में कंपन नहीं हो रहा, लेकिन ग घ अंग इन तीनों को बोलने में कंपन आ रहा है। तो भैया पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, क्या अघोष, ठीक। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाएगा सघोष, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाएगा क्या, हमारा सघोष। समझ आएगा नहीं आया, फिर से बोलिए, यहाँ देखिए ट ठ, ये आपका हो जाएगा, बोलिए ट ठ ड ड ड बोलेंगे तो आपको लगेगा आपके गले में थोड़ा थोड़ा कंपन हो रही है। ड ढ ड़ इन तीनों को बोलेंगे तो लगेगा कंपन हो रहा। बोल के देखिए अपने, तुरंत बोलिए, तुरंत देखिए। इस भैया अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण को कभी जीवन में रट के जाओगे, भूल जाओगे कि 1 3 5 होता है, 2 4 होता है। हमेशा बोल के आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए, इसको 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको 10 बार प्रैक्टिस करिए, जब तक आपको अंतर नहीं मालूम होगा तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बोलिए इसे ट ठ ड ढ अड़ा। तो आप बोलेंगे ट ठ, कंपन नहीं हुआ कुछ, लेकिन ड ड बोलेंगे कंपन हो गया, ढ कंपन हो गया, अड़ा कंपन हो गया। तो भैया पहला दूसरा हमारा अघोष हो गया, और तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या हो गया, सघोष हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोगों को। पहला दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है, अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, सघोष होता है। इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, ठीक। कैसे हुआ है आपको प्रैक्टिस करना, बोल करके करना है, ठीक है। अब देखिए, बोलिए श श श, तो ये आपका होता है अघोष, श श श होता है अघोष, लेकिन य र ल व आपका क्या होता है, हमारा हो जाएगा अघोष। तो श श श हो गया आपका अघोष, और या र ल व आपका हो गया क्या, हमारा, सॉरी दोस्तों, स हो गया अघोष, और या र ल व हो गया आपका सघोष। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। ये दोस्तों कुछ ट्रिक बनाए थे, लेकिन ट्रिक ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, इसको आप लोग मत देखिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके आगे जितना था आपको देखना है। इन चारों को आपको प्रैक्टिस करना है। आज जा करके अपने से वीडियो देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको रटने की कोशिश मत करना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पूरा एक बार रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से फटाक से। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को। हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बताना है, अभी 52 आपको गिना देते हैं पहले, ठीक है भैया। 11 हो गए स्वर और 33 हो गए व्यंजन, इतना हो गया 33 भैया। ये 25 8 33 होते हैं ना, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अंक और आहा पढ़ते हैं आप लोग ना, 2 और 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। जोड़िए 11 33 कितना होगा, 44, 44 हमारा कितना, 4 कितना हो गया, 48 हो गया, और 48 4 हमारा कितना हो गया, 52 हो गया ना आपका 52। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। कुछ लोग तो यही नहीं समझ में आता कि 52 हुए कैसे। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक तुरंत, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं फटाक से। पहले देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं हमारे। कौन, आ ई उ री ए ऐ ओ औ होते हैं। ह्रस्व स्वर, और स्वर को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं आपको पता है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं आपको पता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं पता। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय
दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ठीक, अब स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कौन सा? आ का कंठ होता है, ई का ताल होता है, ऊ का ओष्ठ होता है, री का हमारा मूर्धन्य होता है। ए का कंठ तालव्य होता है क्योंकि संयुक्त स्वर हो जाएंगे, और ओ का हमारा कंठ ओष्ठ होता। हो गया भैया कंप्लीट। यहाँ तक व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्पर्श व्यंजन हमारे हो गए। 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कभी भी एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो किसी न किसी जगह में स्पर्श करती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अन्य का उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक, खाओ तुम के MDH मसाले। ठीक है, तो के कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे भी याद कर सकते हैं KTMDH, चाहे जैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। याद चाहिए तो चाहिए, बस हो गया। ठीक, यहाँ से ह स का भी लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। आपको पता हो गया ना कैसे आया। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। कितने होते हैं? 4। या, र, ल, व। अब या का उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तालु। रा का लुंठित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कॉपी में नहीं दिमाग में छाप लेना। ला का हमारा पार्श्विक होता है, वा का दंतोष्ठ होता है। ठीक, इसके बाद उस व्यंजन देख लेते हैं कितने होते हैं? 4। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर मुख से गर्म हवा निकलती है। श, श, श है। सा का तालु होता है, श का मूर्धा होता है, श का दंत होता है, और हा का होता है हमारा कंठ। यहाँ से ट्रिक बना करके आप लोग याद कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हमारा ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों को से मिलाकर बनाए जाते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, आपको समझ गए होंगे। इसमें एक में हलंत लगा रहता है, विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, गलती नहीं करना है। ठीक, अब देखो द्विगुण व्यंजन जो 2 गुणों में जिनका 2 गुण दिखाते हैं। जैसे डा को एक बिंदु लगाएंगे अड़ा हो जाएगा, ढा में लगाएंगे हमारा ढा हो जाएगा, और ये हमेशा वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। वर्ष किसे कहते हैं? जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ होता है वो हमारे मसूड़े को छूता है, और जो वहाँ से जो उच्चारण निकलता है उसको हम वर्ष कहते हैं। कितने हमारे वर्ड आते हैं? 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, सजरल याद कर लेना, इसको तो याद कर लेना और इसको याद कर लेना, बहुत एग्जाम पूछा जाता है। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये भैया अपने से आपको समझना है। कम हवा निकले अल्पप्राण, ज़्यादा हवा निकले महाप्राण, कैसे? बोल के प्रैक्टिस करना है। अघोष सघोष हमेशा बोल के प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मानना है। चलो भैया अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से रिवीजन करेंगे। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पढ़े हैं श, श, श। ठीक, अब देखो अगर पूछेंगे हा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अब सा का बोलेंगे क्या हो जाएगा? सा का और सा का उच्चारण स्थान बताइए क्या हो जाएगा? इसका ताल हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, इसका दंती हो जाएगा। हो जाएगा ना। ता था दा धा क्या उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। टा ठा डा ढा अड़ा क्या क्या होता है? मूर्धा होता है। चा छा जा झैया, चा छा जा झैया का क्या होता है? आपका ताल होता है। जानते हैं ना आप लोग, समझ गए होंगे, पढ़े होंगे तो भैया मेहनत से तो समझ जाएंगे। चलिए य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप तो जानते हैं। ठीक, अभी बताए हैं तो समझ गए होंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका उच्चारण स्थान याद रखिएगा। या का हमारा होता है क्या होता है? या का बताइए क्या होता है आप लोग? या का आपका होता है तालु। ठीक, रा का होता है हमारा, रा का लुंठित होता है। ला का हमारा होता है पार्श्विक, और वा का क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना भैया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं? घोष मतलब सघोष, अघोष नहीं होता, सघोष। बोल लीजिए आप लोग। क, ख, ग, क, ख, ग। गा में कंपन आ रहा तो हमारा खा है, खा तो होबे नहीं करेगा। ऐसे बोलिए च, छ, ज, झ। देखिए च, छ, ज, झ, ये लग रहा है हमारा। ठीक है, आगे देखिए पा, फा, ब, भा, म। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए च, छ आता है ना, ये हमारा दूसरा वर्ण हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, कंपनी इसमें नहीं है। देखिए इसको बोलिए पा, फा, ब, भ, म।
ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा माँ, ये हमारा हो जाएगा अघोष, ये अघोष, ये अघोष, ये हमारा हो जाएगा सघोष। घोष का मतलब क्या हो जाएगा, सघोष जो होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया ना आपको। आगे देख लीजिए, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्वर तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा किस व्यंजन के अंतर्गत आती है। उसे गलत लिखा गया, लेकिन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्या कर सकते हैं, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक, किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, संयुक्त। ठीक, चलो भैया आगे देख लेते हैं। हमारा आगे अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर, हाँ भैया ये नहीं बताएं आपको, एक होता है अग्र स्वर और एक होता है हमारा मध्य स्वर, एक हमारा होता है पश्च स्वर। ये जल्दी पूछा भी नहीं जाता, ये एक ही छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। अब अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर समझिए किसे कहते हैं। ठीक है, अग्र स्वर में क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे मान लीजिए आ, जब हम बोलेंगे आ, ठीक है, तो आ हमारा क्या होता है, देखिए आ, तो जीभ हमारा देखिए बीच में जहाँ पर है, तो जब भी जीभ हमारा बीच में हो जाएगा तो मध्य में हो जाएगा, तो हमारा मध्य स्वर होता है। ठीक है, और देखिए अग्र स्वर समझते हैं, ई ए ऐ, तो जीभ देखिए थोड़ा आगे आ रहा होगा, तो ई और ए जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। बोलिए आप, ए ऐ, तो जब जीभ आपका आगे आ रहा होगा तो उसको अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, जीभ जब बीच में होगा, आ देखिए जीभ आपका बीच में है, आ हमारा हो गया। अब देखिए आ, जब आप आ बोलेंगे, बड़ा वाला आ बोलेंगे, ओ बोलेंगे, औ बोलेंगे और ऊ बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी जब बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पश्च स्वर। समझ में आया। तो अग्र स्वर में जब जीभ आगे आएगी तो अग्र स्वर, इसको भी आपको बोल देखना, जब जीभ आगे आएगी तो अग्र स्वर, जीभ पीछे जाएगी तो पश्च स्वर, और जीभ बीच में रहेगी तो आपका हो जाएगा मध्य स्वर। समझ में आया। चलो इसमें से पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा बताइए आप। अरे पश्च स्वर हो जाएगा, स्वर की बात पूछा गया था यार, सबसे आसान क्वेश्चन था। देखिए ये तो सब व्यंजन है, हमको स्वर पूछा था, ये भी क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, बिना आए भी क्वेश्चन, जिसको नहीं आता रहा होगा ना वो भी क्वेश्चन कर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वर दिया गया और सब दिया गया ऑप्शन में व्यंजन। चलो आगे देख लेते हैं, छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, पढ़े हैं यार आप लोग। तालु होता है, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ किसे कहते हैं आप लोग सब जानते हैं। आगे देख लीजिए, ध्वनि के प्रकार कितने हैं, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, उपयुक्त तीनों हैं, जानते हैं आप लोग। और देख लिए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ बता चुके हैं भैया, बताइए किस प्रकार के वर्ण हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं, मूर्धन्य हैं या आपके तालव्य हैं। तो आ हमारा ए आ और किससे मिलकर बनता है, ऊ से मिलकर बनता है। आ का होता है कंठ, ऊ का होता है ओष्ठ, तो हमारा क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों। चलिए आगे देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। फिर देख लीजिए घोष है पूछा गया है। अब बताइए, पा, फा, बा, भा, तो पा हमारा पहले आ रहा तो भैया नहीं होगा ना, आप बोल के देख लीजिए नहीं होगा। ऐसे टा भी नहीं होगा, और पा के बाद फा आ रहा नहीं होगा, तो हमारा दा होबे करेगा लास्ट में। बोल के देख लीजिए, द हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं, अरे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जानते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये आपका वर्णमाला रहा, हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, किताब उठानी है, कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया है वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, एक गलती मत करिएगा कि जितना हम आपको अल्पप्राण महाप्राण बताए हैं जो ना, उसको आप लोग एक बार जो है अपने से, या पूरा जितना हम पढ़ाए हैं एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपका कभी भी नहीं भूलेगा। दोस्तों जितना हमने पढ़ाया इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कहीं से भी नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।